हेलो बच्चों, तो आज हम अपने इस चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपका डीएनए फिंगर। क्या है आपका? डीएनए फिंगर प्रिंट। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है बेटा? होता ये है कि जैसे आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग है, दूसरे से मैच नहीं करते, ऐसे ही आपके डीएनए में फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो किसी और से मैच नहीं करते। कैसे समझो? मान लो यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, किसी भी दो इंडिविजुअल को, मान लो आपको और मेरे को, मुझे क्या करना है, एक दूसरे से अलग बताना है कि कैसे हम किस बेस पे डीएनए लेवल पे एक दूसरे से अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, हमारे पास 3 × 10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम आपके डीएनए के बेस पेयर्स को या फिर आपके डीएनए को और मेरे डीएनए को सीक्वेंस करें साथ साथ। इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया हम में अलग है और कौन सा एरिया हम में सेम है। पर सोचो, इतना सारा काम करने के लिए आपको पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे मैडम हम 99% तो सारे सेम ही है, आप हमारा जो 1% हिस्सा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में याद करो, ये बताया गया था कि हम 99% सारे सेम है, तो हमारा जो 1% हिस्सा है डीएनए का, आप उसको सीक्वेंस कर लो और उससे पता लगा लो कि हम में और आप में क्या डिफरेंस है। तो बेटा ये तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के तहत हम एक ऐसा तरीका लेके आए जिसमें आपके दो इंडिविजुअल का डिफरेंस भी पता लग जाएगा और आपको सीक्वेंसिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इनका डिफरेंस भी पता लगा लोगे और आपको सीक्वेंसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? सीक्वेंसिंग। तो इसके लिए हमने क्या मेथड अप्लाई करा, क्या प्रिंसिपल सोचा हमने? हमें पता चला कि भाई हमारे पास दो तरह के डीएनए होते हैं। एक होता है कोडिंग डीएनए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने पढ़ा था, हमारा जो कुछ परसेंट 2% डीएनए ही कोड करता है प्रोटीन के लिए, बाकी सारा होता है आपका नॉन कोडिंग डीएनए। कौन सा डीएनए होता है बेटा? नॉन कोडिंग डीएनए। होता यह है बेटा कि कोडिंग डीएनए में अगर कोई म्यूटेशन आपके पास आती है, कौन सी आती है? म्यूटेशन आपके पास आती है बेटा, तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? सुनो, अगर आपका कोडिंग डीएनए है तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन बना रहा होगा, तो आपने अपने, ये प्रोटीन बनता है ए, जो एक्चुअल प्रोटीन है, आपने अपने इस डीएनए में म्यूटेशन कर दी, या फिर किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से आपकी किसी एक जनरेशन में म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन से अब जो प्रोटीन बनेगा वो बना बी, जो कि बेटा काम भी नहीं करता, तो वो सेल को भी खत्म कर सकता है या फिर उस ह्यूमन को खत्म कर सकता है। तो कोडिंग डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो म्यूटेशन को शो कर जाता है। म्यूटेशन का जो रिजल्ट होता है वो शो हो जाता है। अगर रिजल्ट आपका शो हो चुका है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका रिजल्ट शो होने की वजह से वो सेल खत्म हो जाएगी या फिर वो ह्यूमन खत्म हो जाएगा, तो वो म्यूटेशन आपकी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा ही नहीं पाएगी। ठीक है? जब हम नॉन कोडिंग डीएनए की बात करते हैं तो बेटा ये प्रोटीन तो बनाता नहीं है, पर ये रेप्लिकेट जरूर करता है। क्या करता है? रेप्लिकेशन जरूर करता है। तो होगा ये, अगर इस डीएनए में म्यूटेशन चलती आ रही है, एक म्यूटेशन आई एक प्रोजेनी में, दूसरी प्रोजेनी या फिर 10, 20, 25, 100 साल बाद दूसरी म्यूटेशन आ चुकी है, तीसरी आ चुकी है, तो ये म्यूटेशन जो होती है, इनके प्रोटीन तो बन नहीं रहे, इस डीएनए के प्रोटीन तो बन नहीं रहे हैं, तो कोई डिफेक्टेड सेल नहीं बनेगी, डिफेक्टेड ह्यूमन नहीं बनेगा, तो कोई मरेगा तो नहीं, ये म्यूटेशन खत्म तो होगी नहीं, पर ये रेप्लिकेशन के थ्रू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। इसका मतलब म्यूटेशन की जो एक्यूमुलेशन है, ठीक है, म्यूटेशन की जो एक्यूमुलेशन है वो आपको नॉन कोडिंग एरिया में दिखाई देती है। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम दो इंडिविजुअल के डीएनए में डिफरेंस जानना चाह रहे हैं, और डिफरेंस जो है हम वो बिना आपके दो डीएनए को सीक्वेंस करके, मतलब इस डीएनए को, आपके और मेरे डीएनए को पैरेलल सीक्वेंस करके, ना तो हम सिमिलर पार्ट पता करना चाह रहे हैं, ना हम आपके डिफरेंट पार्ट पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इसको आमने सामने रख के सीक्वेंस करा तो कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा और टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए हमने क्या करा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प ली, जिसमें हमें पहले से पता था, उस फैक्ट को हमने अप्लाई करा। अगर हम आपके कोडिंग डीएनए को देखना चाहते हैं तो बेटा वहां पे कभी भी आपके और मेरे डीएनए में ज्यादा म्यूटेशन नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट नहीं होती। अगर मान लो किसी की फर्स्ट जनरेशन में, बिल्कुल बिगिनिंग की जनरेशन में कोडिंग सीक्वेंस में म्यूटेशन आई थी, तो बेटा वो सेकंड जनरेशन तक ही खत्म हो चुकी होगी, या फिर वो वहीं पे ही खत्म हो चुकी होगी। कभी होगा ही नहीं कि वो आपकी 15 से 15 जनरेशन में आ रही होगी। लेकिन आपका जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, अगर मैं वहां पे म्यूटेशन करूं तो बेटा प्रोटीन तो बनता नहीं है, प्रोटीन नहीं बनता तो कोई फिनोटाइपिक चेंज तो आता ही नहीं है, ना तो सेल मरती ना ह्यूमन मरता। तो इस जनरेशन में मान लो एक चेंज आया,
अगली जनरेशन में यूं का यूं ट्रांसफर हुआ, फिर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, फिर मान लो थर्ड जनरेशन में एक और चेंज आ गया, तो अब 2 चेंज मिलके फोर्थ जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। ऐसे आपके और मेरे नॉन कोडिंग डीएनए में बहुत सारा चेंज है। कौन से डीएनए में चेंज है? बहुत सारा नॉन कोडिंग डीएनए में चेंज है। अगर हम बात करें इस नॉन कोडिंग डीएनए में चेंज क्यों पाया जाता है, तो हम कहेंगे जब हमने ह्यूमन के डीएनए को, ह्यूमन के टोटल डीएनए को आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करा, क्या करा? इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा CaCl ग्रेडियंट में, सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट में, तो हमारे पास 2 पीक मिली। कितनी पीक देखने को मिली? 2 पीक देखने को मिली। एक पीक में आपका बल्क जीनोम था, इस तरीके से आपका बल्क जीनोम था, मतलब आपको कुछ नहीं, आपको उस ट्यूब में 2 जगह, एक में तो बहुत सारा गहरा सा पार्ट देखने को मिला जिसे हमने कह दिया हमारा बल्क जीनोम है, एक मिला आपको छोटा सा पार्ट देखने को जिसे हमने क्या कह दिया, जो स्मॉल पीक मिली कि ये हमारा सैटेलाइट डीएनए है। कौन सा डीएनए है बेटा? सैटेलाइट डीएनए है। तो समझो सैटेलाइट डीएनए का मतलब होता ये है कि आपके नॉन कोडिंग पोर्शन में बहुत सारे सैटेलाइट डीएनए पाए जाते हैं। सैटेलाइट डीएनए मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपका सैटेलाइट डीएनए। तो देखो हमने नॉन कोडिंग पार्ट ही क्यों लिया? एक तो वहां पे म्यूटेशन पाए जाने के बढ़िया चांसेस हैं, दूसरा वहां पे जो म्यूटेशन पाई जा रही है वो किस फॉर्म में पाई जा रही है? सैटेलाइट डीएनए के फॉर्म में पाई जा रही है। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? एक बहुत ही रिपीटेटिव सीक्वेंस का डीएनए। रिपीटेटिव सीक्वेंस का डीएनए का मतलब समझो, सैटेलाइट डीएनए का मतलब आपकी रिपीटेटिव सीक्वेंस, आपकी रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस बेटा 2 तरह की हो सकती है, एक होते हैं माइक्रो, एक होती है मिनी सैटेलाइट। कैसे? अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका 10 से 100 बेस पेयर के आसपास, अगर आपका कोई बेस, मान लो ये AG ऐसे 100 बेस है टोटल, ठीक है, ये 100 बेस अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। अगर मान लो 1000 बेसिस तक के आसपास अगर आपके ये बेस मिलके अपने आप को रिपीट कर रहे हैं डीएनए में जगह जगह, उसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। तो होता यह है कि आपके नॉन कोडिंग डीएनए में सैटेलाइट या फिर रिपीटिंग सीक्वेंस पाई जाती है। होता यह है कि हमें ये पता है कि हमारी कौन कौन से रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस है। मान लो आप कहते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास 2 ह्यूमन है, ठीक है, आपके पास कितने ह्यूमन है? 2 ह्यूमन है, एक ए है एक बी है। आपने क्या करा, आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस निकालने हैं डीएनए लेवल पे, तो आपने क्या करा, इसका भी मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 ले लिया। आपका जो पूरा एक सेल होता है बेटा, जिसे आप सैंपल में लेते हो, उसके पास आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बी के पास भी आपकी हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो मान लो मैं आपकी एक सेल से क्रोमोसोम नंबर 5 निकाल रही हूँ, तो वो क्रोमोसोम नंबर 5 या फिर वो 23 के 23 डीएनए आपकी सारी सेल्स में क्या है? सेम टू सेम प्रेजेंट है। तो देखो मान लिया मैंने क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन ए का क्रोमोसोम नंबर 5 निकाला। अब हुआ ये कि रिपीटेटिव डीएनए का मतलब सोचो, मेरे को ये पता है कि मेरे पास ह्यूमन के अंदर कौन कौन से रिपीटेटिव यूनिट्स पाए जाते हैं। तो मान लो मेरे को ये पता है कि भाई सारे ह्यूमन के अंदर ये वाला जो रिपीटेटिव यूनिट है ये तो पाया ही पाया जाएगा, ये तो इनके हर डीएनए के पास, हर क्रोमोसोम के पास पाया ही पाया जाएगा। इसका मतलब ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, मेरे पास भी है, आप सबके पास है। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस तो प्रेजेंट है ही है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस तो प्रेजेंट है ही है बेटा। इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडम रिपीट्स। तो मेरे को ये पता है ये टेंडम रिपीट तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, पर होगा क्या? देखो मान लो मैंने ये ऑर्गेनिज्म ए लिया, इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो बेटा क्रोमोसोम नंबर 5 मदर का भी होगा, फादर का भी होगा, ये तो सबको पता है। यहाँ पे मदर का भी होगा, फादर का भी होगा। तो देखना क्या है, ये रिपीट जिसे हम बोलते हैं टेंडम रिपीट, ये आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन इसके अमाउंट जो है वो डिफर करते हैं। कैसे? देखो मान लो इस ए के क्रोमोसोम नंबर 5 के जो मदर का डीएनए है उस पे रिपीट प्रेजेंट है 2 बार, फादर के भी प्रेजेंट है 3 बार, सेम रिपीट यहाँ पे प्रेजेंट है 4 बार और यहाँ पे प्रेजेंट है 5 बार। तो देखो टेंडम रिपीट तो सेम है। टेंडम रिपीट क्या है? AGC TC TC, ये टेंडम रिपीट है। ये टेंडम रिपीट इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, पर इसके नंबर वेरिएबल है बेटा। नंबर क्या है इसके? वेरिएबल। नंबर वेरिएबल होने का मतलब यहाँ पे कितनी बार है? इसके पास 2 बार, इसके पास 3 बार, तो टोटल कितने हुए? 5 बार। यहाँ पे देखो 4 और 5 कितनी बार? 9 बार। इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है VNTRs। वो कहता है
ये प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कुछ टैंडम रिपीट पाए जाएंगे, हर ह्यूमन के अंदर कुछ टैंडम रिपीट पाए जाएंगे, जैसे ये टैंडम रिपीट है बेटा। इसके अलावा बहुत सारे टैंडम रिपीट्स हैं जो हमारे अंदर पाए जा सकते हैं, हमारे हर सेल के हर क्रोमोसोम में सेम मिलेगा। अगर मेरे गाल के क्रोमोसोम नंबर 5 में टैंडम रिपीट है तो मेरी हर सेल के क्रोमोसोम नंबर 5 में टैंडम रिपीट मिलेगा और उतने ही अमाउंट में मिलेगा जितना यहाँ प्रेजेंट है। तो आपके 23 क्रोमोसोम में आपके पास 22 जो होते हैं उनमें आपके पास टैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं, और ये जो टैंडम रिपीट्स होते हैं ये सब में पाए जाते हैं हर ह्यूमन में। पर अंतर कहाँ होता है बेटा, इनके वेरिएबल नंबर होते हैं। वेरिएबल नंबर मतलब किसी के अंदर ये टैंडम रिपीट आपको क्रोमोसोम नंबर 5 में 5 बार देखने को मिल सकता है, कहीं पे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में यही टैंडम रिपीट आपको 9 बार देखने को मिल सकता है। तो VNTRs जो होते हैं ये आपका प्रिंसिपल होते हैं किसका, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम इन VNTR के बेस पे ही करते हैं। देखो हम कैसे कर सकते हैं, ये तो इसका प्रिंसिपल था और VNTR के बारे में था। तो देखो हुआ ये कि आपके पास एक क्राइम सीन मिला, ठीक है। क्राइम सीन के पास आपके पास ऐसे एक सैंपल मिला, सी सैंपल है वो, और आपके पास ये क्राइम सीन का सैंपल है, और आपके पास सस्पेक्ट मिले। सस्पेक्ट क्या मिले, ए और बी, ये ए और बी के सैंपल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हम आपके हर सेल से जो आपको यहाँ सेल मिली है, ठीक है, चाहे यहाँ पे यूरिन सैंपल मिला हो, सीमन सैंपल मिला हो, ब्लड सैंपल मिला हो, हेयर सैंपल मिला हो, ठीक है, किसी चीज का भी सैंपल मिला हो, उस सैंपल का हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। बायोटेक में हमने डीएनए आइसोलेशन पढ़ लिया है, हम सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे। उस डीएनए को हम आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे ताकि उसका साइज टूट सके। उसके बाद हम उसकी क्या कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हम उसको इस तरीके से जेल पे डालेंगे तो वो अपने साइज और मास के हिसाब से इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, जो आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट्स आए थे वो। उसके बाद हम कराएंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नहीं, हम कराएंगे ब्लोटिंग। हम कराएंगे ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब हम आपकी नाइलॉन की एक मेम्ब्रेन होती है, नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइलॉन की मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्लेट पे इस तरीके से चिपका देते हैं। चिपकाते ही क्या होता है, जो पोजीशन यहाँ पे आपके डीएनए की थी सेम पोजीशन पे डीएनए इस तरीके से सेट हो जाता है। तो हमने तीनों सेल्स के साथ ये सेम काम करा। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, हमने बनाई VNTR प्रोब। VNTR प्रोब का मतलब मैंने आपको एक बात बताई कि हम सबके अंदर कौन कौन से टैंडम रिपीट्स प्रेजेंट है ये हमें हमेशा से पता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि भाई एक सीक्वेंस है टैंडम रिपीट्स की AGCTCTC, ये वाली सीक्वेंस तो सबके अंदर प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारी सीक्वेंसेस है, मैंने पर एक सीक्वेंस ली, मुझे पता था ये सीक्वेंस इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, पर इसके अमाउंट डिफरेंट होंगे। तो मैंने इसका प्रोब बना लिया। प्रोब कैसे, मैंने लैब में न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के ये सीक्वेंस बनाई और इसके फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस डलता है ना, तो उसको हमने क्या कर दिया, फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव कर दिया। इसे हम बोलेंगे प्रोब। प्रोब क्या होता है, एक छोटा सा सीक्वेंस जो हम खुद डिजाइन करते हैं लैब्स में, और उस पर हम कोई कलर पिगमेंट या फिर कलर रेडियो एक्टिविटी लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोब। तो आपने VNTR प्रोब बनाए, और अब आप क्या करोगे, सोचो, ये आपकी ए की ब्लोटिंग, जो ए बंदा था आपका सस्पेक्ट, उसकी ब्लोटिंग शीट है, ये शीट है आपके मान लो बी की ब्लोटिंग शीट है, और ये मान लो आपके सी जो आपका क्राइम सीन पे मिला है उसकी ब्लोटिंग शीट है। तो हमने क्या किया होगा, हमने इन तीनों के डीएनए आइसोलेट करे होंगे, और मान लो हमने इनके जब डीएनए आइसोलेट करे तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 5 लिया है। क्या लिया है, क्रोमोसोम नंबर 5। तो हमारे पास इसके क्रोमोसोम नंबर 5 के इस तरीके से टुकड़े हमारे पास तीनों के आए हुए हैं। हमें पता है कि ये टैंडम रिपीट, ये वाला टैंडम रिपीट जो हमने प्रोब की तरह बनाया है, ये टैंडम रिपीट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, हमें पता है। पर हमें ये जरूर पता है दूसरी बात कि इस टैंडम रिपीट के वेरिएबल नंबर होते हैं सब में, तो कभी भी इसके अंदर जो वेरिएबल नंबर है वो इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे, या फिर आपके और मेरे अंदर नहीं पाए जाएंगे, हमारे अंदर उसके वेरिएबल नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमने क्या करा, ये VNTR प्रोब उठाए, इन प्रोब को इस नायलॉन शीट पे छोड़ दिया, तीनों शीट्स पे छोड़ दिया।
अगर ये वाले प्रोब तीनों में प्रेजेंट है तो ये प्रोब्स जाएंगे और इसके साथ बैंड बनाएंगे इस तरीके से। तो देखो अभी इस क्रोमोसोम नंबर 5 के साथ बहुत सारी चीजें हैं, पर हमने प्रोब किसका बनाया है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंडम रिपीट का बनाया है। तो वो टेंडम रिपीट जहां प्रेजेंट होगी वो जाएगी उस डीएनए में और उसका जुड़ जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन करेगी और जुड़ते ही ये देगी लाइट। तो आपको एक ही पेज में इस तरीके से लाइट देखने को मिली, दो के आपको यहां देखने को मिली। आपने इन तीनों को यूवी रेडिएशन में रखा, तो जैसे ही आपने इन तीनों प्लेट को मिलाया तो हमें देखने को मिला तीनों के क्रोमोसोम नंबर 5 है। इसमें हमारे जो हमारा क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है, ये लाइट्स कहाँ कहाँ लाइट जली है, कितनी बार लाइट जली है, वो हम मैच करेंगे इसके साथ। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 4 4 2 1 3। तो देखो अगर आपके ए जो बंदा है उसके ऊपर जब आपने वीएनटीआर डाले तो वीएनटीआर 4 जगह जाके जुड़े उस क्रोमोसोम नंबर 5 के टुकड़ों में और 4 जगह जल के उससे लाइट दी, यहाँ पे लाइट दी, यहाँ पे लाइट दी, यहाँ पे लाइट दी, सेम यहाँ पे जले, सेम यहाँ पे जले। आप इन दोनों नायलॉन शीट को या फिर इन दोनों मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे के साथ रखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 4 बार लाइट है, यहाँ पे भी 4 बार लाइट है, सेम जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा मैचिंग जो है वो किसकी आ रही है, आपके क्राइम सीन के साथ ए की आ रही है। बी की देखो एक तो जगह चेंज है, दूसरा यहाँ पे 2 बार लाइट है, यहाँ पे 2 बार लाइट आ रही है, यहाँ पे आपको 3 बार लाइट देखने को मिलेगी। किस बेस पे पता चला, हमें पता था कि इस टेंडम रिपीट का अमाउंट इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, पर अंतर कहाँ जाएगा, इस अमाउंट के वेरिएबल नंबर होंगे हर जगह, इसके अंदर अलग वेरिएबल नंबर होंगे, इसके अंदर अलग वेरिएबल नंबर होंगे और इसके अंदर आपके अलग वेरिएबल नंबर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमें पता चला कि आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को देखकर बिना डीएनए सीक्वेंसिंग करे सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से ये पता लगा सकते हैं कि क्राइम पे जो आपका डीएनए पाया गया है वो किसका है, या फिर आपके पैटर्नल टेस्ट करते हैं जब ये पता लगाते हैं ये इसका फादर या मदर है या नहीं, वो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, कल मैं कराऊंगी इसकी एनसीईआरटी रीडिंग। आज जो है आपका एक प्रिंसिपल जो है इसके पीछे का वो क्लियर हो चुका है, एक बार ध्यान दे लो आप।